डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल केवी फिजिक्स 12। आज हम इस वीडियो में क्लास 12 के चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। हालांकि ये इस टॉपिक का कुछ पार्ट जो है डायरेक्ट एनसीईआरटी सिलेबस में नहीं होते हुए भी ये सीबीएसई एग्जाम और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो टॉपिक क्या है कि कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, और दूसरा टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। इनके फार्मूले क्या हैं और इनसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो यहाँ पर देखिए हमने फिगर बना रखी है और पहले इसको समझ लेते हैं। सपोज द स्पेस बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज पार्शियली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के एंड थिकनेस टी। जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है ये इसकी थिकनेस जो है वो प्लेट्स के सेपरेशन यानी जो कि डी है उससे थोड़ा कम है, यानी टी लेस देन डी है। The electric field in the region where the electric slab is absent। तो यहाँ पर हमें पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करनी पड़ेगी कि प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और कहाँ पर, जहाँ पर ये जो है डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्रेजेंट नहीं है, मतलब इस रीजन में और इधर वाले रीजन में डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं है। यानी डाइलेक्ट्रिक स्लैब कितनी जगह पे नहीं है, डी पूरा स्पेस है और टी डिस्टेंस में डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्रेजेंट है। तो डी माइनस टी डिस्टेंस में डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं है। तो यहाँ पर तो नॉर्मल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में वही होगी कि E इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा को हम लिखते हैं, क्योंकि ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इसको लिखते हैं चार्ज अपॉन एरिया एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी है। अच्छा, इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो इससे लेस होगी। कितनी होगी? इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्जेज, जिसकी की डायरेक्शन जो है अपोजिट है टू दैट ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर है। और फाइनली इसकी वैल्यू जो होती है वो E नॉट अपॉन के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इस स्लैब का। तो इस तरह से इस स्लैब के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो होगी E नॉट अपॉन के। ये हमने यहाँ पर इंड्यूस चार्जेस दिखाए हैं, इसको हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं अपने इससे पहले वाले वीडियो में। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है। तो ईपी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस उसकी डायरेक्शन जो है राइट टू लेफ्ट है, जबकि अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है लेफ्ट टू राइट है। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक E इज इक्वल टू E नॉट बाई के। अच्छा, अब हमें इसका कैपेसिटेंस का फार्मूला निकालना है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसके प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस का जो फार्मूला है वो हम ये यूज करेंगे, V इक्वल टू होता है E इंटू डी। क्योंकि हमें मालूम है कि E जो होता है वो माइनस डी बी बाई डी एक्स होता है। इसी को हम माइनस साइन छोड़ने के बाद हम लिख देते हैं V बाई डी, है ना। तो E इक्वल टू V बाई डी होता है, उसी से हमने V इक्वल टू E इंटू डी। तो इसके प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पता कर लीजिए और फिर फार्मूला C इज इक्वल टू Q बाई V अप्लाई करके इसकी कैपेसिटेंस निकाल लीजिए। बहुत ही सिंपल है। देखिए वही यहां पर किया गया है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज V इज इक्वल टू E नॉट इंटू डी माइनस टी। डी माइनस टी स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट है, तो E नॉट इंटू डी माइनस टी
ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कितनी ली गई थी, ई ली गई थी, तो और उसकी थिकनेस कितनी है स्लैब की, डाइलेक्ट्रिक स्लैब की, वो टी है, तो ई इंटू टी ये पोटेंशियल हो गया। तो इस तरह से ई की वैल्यू यदि रख दी जाए ई नॉट बाई के, तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाता है ई नॉट डी माइनस टी, ई नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस ई नॉट टी बाई के। यहाँ पर ई नॉट कॉमन ले लें तो बी की वैल्यू हमें मिल जाती है ई नॉट कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में डी माइनस टी माइनस नहीं प्लस है ये प्लस टी बाई के, तो ये भी प्लस ही है। तो अब ई नॉट की वैल्यू रख दी हमने, है ना, चार्ज, वैसे तो ई नॉट की वैल्यू हमने बता चुके हैं सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, इसी को हमने क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट लिखा है, तो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ठीक है। अच्छा, अब कैपेसिटेंस निकालना है तो C इज इक्वल टू क्यू बाई बी होता है, तो C इज इक्वल टू क्यू, तो क्यू रहेगा, B की वैल्यू ये वाली आ जाएगी क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ए, और साथ में ऊपर क्या है D माइनस टी प्लस टी बाई के, ये तो क्यू क्यू कट जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर चला जाएगा, C इज इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई टी माइनस टी प्लस टी बाई के। तो ये हमारा फार्मूला आ जाता है कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो यहाँ पर ये प्लस साइन है। हाँ, तो अब हम बात करेंगे कुछ स्पेशल केसेस की, और उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि इस फार्मूले में क्या वेरिएशन हो सकता है। तो सबसे पहला केस है कि यदि हम इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को पूरी तरह से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में फिलअप कर दें, यानी जो भी स्पेस है पूरी तरह से डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से फिलअप कर दिया जाए, तो देखिए फार्मूला ये है, यदि पूरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया जाएगा तो टी, यहाँ पर देखिए टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो भी डी के इक्वल हो जाएगा। तो इस फार्मूले में यदि हम रखें तो सी इज इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी माइनस डी प्लस डी बाई के। तो डी से डी कट गया, तो सी इज इक्वल टू हो जाएगा के इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। और ये क्या है, ये जो है सी नॉट के इक्वल होता है, मतलब वो कैपेसिटेंस जब किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में कोई मटेरियल फिलअप नहीं किया गया, यानी सी जो कैपेसिटेंस है वो के टाइम्स टू दैट ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो इससे ये जो रिलेशन आया ये वाला, इससे हम के की फॉर्मूला निकाल सकते हैं, वो हो जाएगा के इक्वल टू सी अपान सी नॉट, मतलब इसकी हेल्प से हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन भी कर सकते हैं। वो क्या है, के इक्वल टू सी अपान सी नॉट इज इक्वल टू क्या हो गया, इट इज द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक टू द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विदाउट एनी सब्सटेंस, यानी जब उसके प्लेट्स के बीच में वैक्यूम या एयर हो उस समय उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, ये सी नॉट है। अच्छा, दूसरी कंडीशन हम लेते हैं, यदि हमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की जगह कोई मेटेलिक प्लेट रख दी जाए टी थिकनेस की, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी। तो इफ ए कंडक्टिंग स्लैब, और कंडक्टिंग स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है इनफाइनाइट होता है, ऑफ थिकनेस टी इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स, देन द कैपेसिटेंस इज इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी। ये कैसे है, देखिए इसी फार्मूले में यहाँ पर इनफाइनाइट आ जाएगा, है ना, के की जगह पर क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। जब इन्फिनिटी हो जाएगा तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, और तो सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी कैपेसिटेंस हो जाएगी जब किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, प्लेट्स के बीच में मेटेलिक प्लेट रख दी जाती है। अच्छा, यदि हम इसमें थोड़ा और वेरिएशन कर दें कि डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को फिलअप कर दें, तो उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, उसको भी देख लेते हैं। देखिए, इफ
more than one dielectric slab are placed between the plates of capacitor, then the capacitance. उसी जो फार्मूला हमारा आया है उसी में हम वेरिएशन कर रहे हैं। यहाँ पर फिगर में दिखाया गया है कि ये कैपेसिटर है, सेपरेशन प्लेट्स के बीच का डी है, इसमें 3 जो है डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स रखी गई हैं जिनकी की थिकनेस T1, T2, T3 है और जिनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, K2, K3 है। तो हमने क्या किया, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, ये तो वही रहा अपान B माइनस T1 माइनस T2, और यहाँ पर तो वैसे 3 ही है तो माइनस T3 हो जाएगा, लेकिन ये जनरल फार्मूला मैंने लिखा है। यदि मान लिया इस तरह की n स्लैब्स रखी जाएं तो फार्मूला क्या होगा, तो D माइनस T1 माइनस T2 माइनस डैश 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 माइनस Tn प्लस T1 अपान K1 प्लस T2 अपान K2 प्लस डैश 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 Tn अपान Kn। तो यदि ऐसा कोई सिचुएशन दी जाती है तो हम इस फार्मूले का यूज करके उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए फार्मूला लिख सकेंगे। अब हम बात करेंगे एनर्जी स्टोर्ड की। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, यानी व्हेन कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद बैटरी, तो बैटरी जब कनेक्ट की जाती है तो वो कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, मतलब उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है। ये कैसे होता है ये हमें समझना पड़ेगा कि जब बैटरी कैपेसिटर पर चार्ज सप्लाई करती है तो मान लिया पहले जो यूनिट चार्ज जाता है तो उसमें उसके जाने में तो कोई वर्क होता नहीं, क्योंकि वहाँ पर प्लेट्स के बीच में पहले से कोई चार्ज मान लिया प्रेजेंट नहीं है। लेकिन अब जब फर्दर हम जब चार्ज को भेजेंगे, यानी बैटरी जब चार्ज सप्लाई करेगी कंटिन्यूअसली, तो जो पहले से चार्ज प्लेट्स पे प्रेजेंट होगा वो आने वाले चार्ज पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। तो बैटरी को उसको चार्ज करने के लिए या कहें चार्ज को सप्लाई करने के लिए हमें मतलब उस बैटरी को उस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो इस तरह से बैटरी कंटिन्यूअसली रिपल्सिव फोर्स जो कि प्लेट्स पर चार्ज प्रेजेंट है वो लगा रहा है। किस पर लगा रहा है, जो बैटरी चार्ज को सप्लाई कर रही है उस पर, है ना, यानी आने वाले चार्ज पर पहले से प्रेजेंट चार्ज जो है रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है और उसी रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट बैटरी कंटिन्यूअसली वर्क कर रही है। और यही वर्क जो है उस कैपेसिटर में एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रहा है। Total amount of work done in charging a capacitor is stored in the capacitor as electric potential energy। और ये हमने बता ही दिया है कि किस तरह से जब बैटरी चार्ज भेजती है तो बैटरी को वर्क करना पड़ता है। Suppose at any instant the charge Q is present on the plates of the capacitor of capacitance C है, यानी कोई कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस C है और उसकी प्लेट्स पर मान लिया Q चार्ज पहले से प्रेजेंट है या बैटरी ने पहला Q चार्ज सप्लाई किया है। तो अब क्या होगा, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा प्लेट्स के अक्रॉस। तो वो पोटेंशियल जो होगा, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स V इक्वल टू Q बाई C हो जाएगा। अच्छा, इफ एनी स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज dq इज सप्लाइड टू द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर फर्दर, यानी बैटरी फर्दर जो है dq चार्ज सप्लाई करती है तो उसको कितना वर्क करना पड़ेगा, तो हमें मालूम है कि वर्क जो है dw इक्वल टू होता है v इंटू dq, है ना, और v की वैल्यू हो जाएगी q बाई c इंटू dq। इतना वर्क करना पड़ेगा जब बैटरी फर्दर dq चार्ज सप्लाई करेगी। अब इसी को हम इंटीग्रेट कर दें, यानी बैटरी ने यदि चार्ज जो है सप्लाई किया 0 से q तक, तो कितना वर्क करना पड़ा बैटरी को वो निकाल लें तो हमें पता लग जाएगा कि किसी कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होगी। देखिए वही यहाँ पर किया गया है, द एडिशनल वर्क dw डन अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स ड्यू टू चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो dw इज इक्वल टू v इंटू dq, v की वैल्यू रख दी गई है q बाई c इंटू dq। टोटल वर्क डन टू सप्लाई द चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर फ्रॉम q इज इक्वल टू 0 टू q, यानी हमारे लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो 0 टू q हो जाएंगी। और क्योंकि हमारा c कांस्टेंट है तो उसको हम बाहर निकाल लेंगे, तो इंटीग्रेशन 0 टू q इंटू dq। तो इसको इंटीग्रेशन तो मेरी समझ से मालूम ही होगा, ये 1/c
और इसको इंटीग्रेट करें तो वैल्यू आएगी क्यू स्क्वायर अपॉन 2 और 0 टू क्यू। फार्मूला कौन सा लग रहा है इंटीग्रेशन का? देखिए ये है x टू द पावर n, इंटीग्रेशन x टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यहाँ पर n की वैल्यू क्या है? 1 है, यानी q की पावर क्या है? 1 है, तो 1 प्लस 1 यानी 2 हो गई पावर अपॉन 1 प्लस 1 2। अब हम 1 अपॉन c यहाँ पर रखते हुए इस q स्क्वायर को कैपिटल Q से रिप्लेस कर दें और फिर जो है 2 भी बाहर आ जाएगा और q स्क्वायर को हम 0 से रिप्लेस कर दें तो ये आ जाएगा। तो फाइनली W इज इक्वल टू आ गया q स्क्वायर अपॉन 2c। तो एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज कैपेसिटर U इज इक्वल टू आ रहा है q स्क्वायर अपॉन 2c। ये एक फार्मूला है, इसके अलावा भी और फार्मूले हमारे पास 2 और हैं, वो कैसे निकलते हैं इसको भी समझ लीजिए। देखिए U इज इक्वल टू आया हमारा q स्क्वायर अपॉन 2c। अब q की वैल्यू होती है cv, q इज इक्वल टू क्या होता है? cv। तो ये हो जाएगा c स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 2c, एक c कट जाएगा तो u इज इक्वल टू हो गया हाफ cv स्क्वायर। एक और फार्मूला कैसे निकालेंगे ये वाला, इसके लिए हम इसी में चेंज कर देंगे, c की जगह पर q बाई v लिख देते हैं। 1 अपॉन 2 c की जगह लिख दिया q अपॉन v इंटू v स्क्वायर, एक v कट गया। तो इस तरह से एक तीसरा फार्मूला आ गया 1 अपॉन 2 q इंटू v। तो इस तरह से हमें तीनों फार्मूले मालूम होने चाहिए। पता नहीं कौन सा कब यूज होगा, ये सिचुएशन या किसी क्वेश्चन में दी गई कंडीशन पे डिपेंड करता है। अब हम बात करेंगे एनर्जी डेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो एनर्जी डेंसिटी का मतलब है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर। तो द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच का जो वॉल्यूम है उसमें पर यूनिट वॉल्यूम कितनी एनर्जी स्टोर है उसको ही तो पता लगाना है, वही एनर्जी डेंसिटी होगी। तो एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा एनर्जी स्टोर्ड अपॉन वॉल्यूम। और वॉल्यूम क्या होता है? एरिया, क्योंकि प्लेट्स का एरिया ए है और सेपरेशन प्लेट्स के बीच का डी है, तो वॉल्यूम हो जाएगा ए इंटू डी, है ना। तो देखिए इसको हम डिटेल में थोड़ा समझ लेते हैं। U की वैल्यू जो है यहां पर रख दीजिए, है ना। तो U की वैल्यू होती है हाफ cv स्क्वायर, है ना। अच्छा, तो हाफ c का मतलब है कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, जिसका फार्मूला है एप्सिलॉन नॉट E बाई डी। और V की वैल्यू जो होती है V इज इक्वल टू क्या होता है? E d होता है। तो इस तरह से V स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया E स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। तो ये हमारा U की वैल्यू आ गई, मतलब U का एक और फार्मूला जैसा आ गया है देखा जाए तो 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर A इंटू डी, ये फार्मूला आ गया, है ना। अब हम इस को निकाल सकते हैं एनर्जी डेंसिटी को आसानी से। तो एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर AD अपॉन AD। तो AD कट जाएगा, तो इस तरह से एनर्जी डेंसिटी आ गया हाफ 1 अपॉन 2 कहें एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। यह है एनर्जी डेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अच्छा, अब हम जो डिस्कस करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही समझना है क्योंकि इस पर क्वेश्चंस जरूरी पूछे जाते हैं। वो क्या है? टॉपिक है हमारा द इफेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड। यहाँ पर देखिए एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिखाया गया है जिसमें बैटरी कनेक्टेड है ना। अब हम क्या करें, उसके प्लेट्स के बीच का सेपरेशन कम कर दें। रिड्यूस करने पर क्या इफेक्ट होगा? कुछ पैरामीटर हैं जो कि कैपेसिटर से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले है कि उसके कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, चार्ज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और एनर्जी स्टोर्ड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए हमें मालूम है कि कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता है? C इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, और हमने D को डिक्रीज कर दिया है।
तो डिनोमिनेटर हमने क्या कर दिया है, डिक्रीज कर दिया है। तो जब डिनोमिनेटर डिक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, सी जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, है ना। यदि मान लिया हम डी को हाफ कर देते तो क्या हो जाता है, सी इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी बाई 2। तो 2 ये ऊपर चला जाता है, 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो जो है कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, 2 टाइम्स हो जाती है ना। तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रही है जब हम सेपरेशन को डिक्रीज कर रहे हैं। अच्छा, एक बात यहाँ पर और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है कि ये देखना है कि जो 5 फिजिकल क्वांटिटी दी गई इनमें से कांस्टेंट क्या रहने वाला है। देखिए, जब बैटरी कनेक्टेड होती है किसी कैपेसिटर से तो जो पोटेंशियल अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर कांस्टेंट रहता है, क्योंकि वो बैटरी ही तो पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई कर रही है। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहने वाला है, नो चेंज इन द पोटेंशियल डिफरेंस across the plates of the capacitor when battery remains connected। अब बात करते हैं चार्ज की। चार्ज क्या होता है, Q इज इक्वल टू C अपॉन V, सॉरी Q इज इक्वल टू CV, ये है फॉर्मूला। तो जब हमने देखा कि पोटेंशियल तो कांस्टेंट है, पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, और C की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ये इंक्रीज हो रही है, तो चार्ज क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। मतलब ये बैटरी इसके प्लेट्स पर और चार्ज सप्लाई कर देगी। तो चार्ज प्रेजेंट ऑन द प्लेट्स विल इंक्रीज व्हेन वी डिक्रीज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। अच्छा, अगला है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा जो है वो क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो ये होता है Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें देखिए डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं आ रहा है। चार्ज जो है, अभी हम बात कर चुके हैं, चार्ज तो इंक्रीज हुआ था, है ना। तो चार्ज जब इंक्रीज हो गया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज हो जाएगी। तो फाइनली जो है इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज हो गई। अब बात करते हैं एनर्जी स्टोर की। तो एनर्जी स्टोर का फार्मूला देखिए, हमें वो यूज करना चाहिए जिसमें कि एक फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट हो। कांस्टेंट यहां पर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, तो वो फार्मूला यूज करिए जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस आता हो एनर्जी का। तो U इज इक्वल टू होता है हाफ CV स्क्वायर, इसको यूज कर सकते हैं। ये एक और फार्मूला है 1/2 Q इंटू V, वो भी यूज कर सकते हैं, तो इससे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए V तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट हो गया, नो चेंज इन V, और C की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो C की वैल्यू इंक्रीज होने की वजह से एनर्जी स्टोर्ड भी इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह से कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है इंक्रीज हुई है, पोटेंशियल कांस्टेंट है, चार्ज इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी इंक्रीज हो रही है, और एनर्जी स्टोर भी इंक्रीज हो रही है। अच्छा, यदि मान लिया यहाँ पर ऐसा कहा जाए, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि प्लेट का सेपरेशन हाफ कर दिया जाए, तो प्लेट का जब सेपरेशन हाफ कर दिया जा रहा है तो देखिए हाफ करने पर कैपेसिटेंस कितनी हो गई थी, 2 टाइम्स हो गई थी, है ना। ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, और चार्ज जो है भी 2 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि Q इज इक्वल टू C इंटू V होता है, और C 2 टाइम्स हो गई तो चार्ज भी 2 टाइम्स हो जाएगा। उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है चार्ज पे ही डिपेंड कर रही है, और चार्ज जो है 2 टाइम्स हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 2 टाइम्स हो जाएगी। और एनर्जी स्टोर्ड जो है वो C पे डिपेंड कर रहा है, और C जो है 2 टाइम्स हो रही है तो एनर्जी स्टोर्ड भी 2 टाइम्स हो जाएगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं यदि बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया जाए और फिर जो है प्लेट्स के बीच का सेपरेशन डिक्रीज किया जाएगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। यहां पर देखिए फिगर में हमने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया है, हमारा कैपेसिटर चार्ज है। अब हम क्या करेंगे, प्लेट्स के बीच का सेपरेशन D जो है वो उसको डिक्रीज करेंगे, प्लेट्स को पास पास लाएंगे। तो देखिए कैपेसिटेंस जैसे पहले बढ़ रही थी वो फिर बढ़ जाएगी,
क्योंकि फार्मूला ही हमारे पास वही है कि C इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई D, और D को हमने डिक्रीज कर दिया है, ये डिक्रीज हो रहा है। जब डिनोमिनेटर डिक्रीज होगा तो C की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, तो ये क्या हुआ, ये हो गया इंक्रीज। पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ यहाँ ये देखना है, पोटेंशियल डिफरेंस इससे पहले वाले में जो था वो कांस्टेंट था, लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, बैटरी तो हट गई है ना। यहाँ पर कौन चीज कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है। क्यों चार्ज कांस्टेंट है, क्योंकि बैटरी जो सप्लाई कर रही थी चार्ज वो तो हटा ली गई है। अब हमारा कैपेसिटर आइसोलेटेड हो गया है, इस पर जितना चार्ज है वो चार्ज बना रहेगा, कहीं जाने का रास्ता ही नहीं है ना। तो चार्ज कांस्टेंट रहेगा, ये हमें तुरंत मालूम होना चाहिए। जब बैटरी डिस्कनेक्ट होती है तो चार्ज कांस्टेंट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस Q इज इक्वल टू CV से निकालिए तो V इज इक्वल टू हो जाएगा Q बाई C, है ना। तो C की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ये चीज डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डिक्रीज। पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो गया C के इंक्रीज होने से। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू होता है Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, है ना। चार्ज कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों कांस्टेंट हो रहे हैं, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कांस्टेंट रहेगी, जितनी पहले थी उतनी ही बनी रहेगी। एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड का देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए चार्ज कांस्टेंट है, तो हमें वो फार्मूला यूज करना है जिसमें चार्ज आता हो। तो चार्ज आने वाला फार्मूला ये Q स्क्वायर अपॉन 2C ये होता है। यहाँ पर चार्ज कांस्टेंट है, तो हम आसानी से C के वेरिएशन के अकॉर्डिंग U का वेरिएशन डिसाइड कर सकते हैं। तो C की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, C की वैल्यू इंक्रीज हो गई, चार्ज कांस्टेंट है, तो U की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यदि मान लिया हम प्लेट्स के बीच का सेपरेशन हाफ कर दें, D की जगह फिर क्या कर दें, D/2 कर दें, तो जब हम यहाँ पर D/2 करेंगे तो ये 2 पर चला जाएगा, तो ये उस केस में 2 टाइम्स हो जाएगी कैपेसिटेंस, है ना, जब हाफ कर देंगे सेपरेशन। अच्छा, जब C की वैल्यू 2 टाइम्स हो गई तो पोटेंशियल जो है यहाँ पर 2C आ जाएगा, तो पोटेंशियल जो होगा वो कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। चार्ज तो कांस्टेंट रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट रहेगी। एनर्जी स्टोर्ड, देखिए C की वैल्यू क्या हो गई, डबल हो गई है, तो C की जगह पर 2 टाइम्स अब C आ जाएगा, मतलब इस केस में एनर्जी स्टोर्ड भी कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, जब सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स कितना कर दिया जाए, हाफ कर दिया जाए। तो इस तरह से जो पैरामीटर हैं कैपेसिटर से रिलेटेड, उनमें क्या चेंज आता है जब हम प्लेट्स के बीच, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच का जो सेपरेशन है वो डिक्रीज करते हैं। ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। इसी तरह से यदि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच का सेपरेशन इंक्रीज किया जाए, डबल किया जाए, तो इन पैरामीटर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये खुद भी सॉल्व करके आसानी से देख सकते हो। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में और एक और कॉन्सेप्ट को समझते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट